हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये इस सीरीज का 7वां पार्ट होगा जो 12th 2025 बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए उपयोगी होगा। तो आइए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग पढ़े थे। 35 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि इफ y बराबर है 10 इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, बस 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, एक बार देख लेना है। y बराबर 10 इनवर्स x है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर हो जाएगा 1। अब यहाँ फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो अब हो जाएगा ये u गुना v का डिफ्रेंशिएशन, यानी पहला फंक्शन गुने दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन गुना पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और यहाँ है 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। एक बार फिर से देखिए, u गुना v का डिफ्रेंशिएशन मतलब u गुना v का डिफ्रेंशिएशन जोड़ v गुना u का डिफ्रेंशिएशन। अब आप फर्दर इसको और एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2x हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यही आपको साबित करना था, ये प्रूव्ड हो गया आपको। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है -5 से 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2dx। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर हाँ बोर्ड में इस सवाल को पूछा जाता है। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो मिल जाएगा x बराबर -2। अब नंबर लाइन पर इस जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है -2, इसको लिख दीजिए और डिफिनिट इंटीग्रेशन की लिमिट को आप लिख दीजिए। एक है -5 और एक है +5। अब क्या कीजिए कि इस जो 2 इंटरवल बचा है, 2 इंटरवल बना है, इस दोनों इंटरवल में मॉडुलस का मान निकाल दीजिए। अब क्या कीजिए कि किसी एक इंटरवल में रखिए पहले वैल्यू, जैसे -2 से 5 में देखते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो -2 से 5 के बीच में कोई एक वैल्यू यहाँ रखेंगे और रखने पर अगर मोड के अंदर पॉजिटिव आया तो जो है वही रख देंगे, और अगर निगेटिव आया तो जो है उसका निगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे -2 से 5 के बीच में एक 0 है तो हम 0 यहाँ रख देते हैं, तो 0 प्लस 2 हो गया 2। ये सब काम मन में करना है। अब 2 क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मोड से बाहर क्या निकलेगा, जो है वही निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए -2 से -5 में है, कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ -4, तो -4 प्लस 2 यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा -2, यानी मॉड के अंदर क्या मिल गया, माइनस। इसका मतलब बाहर क्या निकलेगा, जो है उसका निगेटिव, यानी -x -2। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -5 से लेके -2 तक -x -2 का इंटीग्रेशन और प्लस अब ये हो जाएगा -2 से लेके 5 तक x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा -x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 को बाहर कर दीजिए और x स्क्वायर में लिमिट रख दीजिए -5 से -2, ये -2 बाहर निकल गया। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट -5 से -2 प्लस इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए और x स्क्वायर पर लिमिट कर दीजिए -2 से लेके 5 तक प्लस 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये आपका लिमिट हो जाएगा कहाँ से, -2 से 5 तक। अब आप ये देख लीजिए, -1/2 बाहर कर दीजिए, x के जगह पर रखिए पहले -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और बीच में माइनस, फिर क्या रखेंगे -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, तो ये हो जाएगा -25 -2 इंटू एक्स के जगह पर पहले रखेंगे -2 और फिर बाद में माइनस, अब -5, तो -2 और +5 हो जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा और यहाँ 1/2
एक्स के जगह पर रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 21 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पर 5 माइनस 2 यानी +2 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 में से 25 गया -21 और गुना -1 यानी +21/2। ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6 माइनस में, यहाँ देखिए 21 में से 4 गया 17, 17/2 और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 दूनी 14। अब 21 में 21/2 और 17/2 ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 21 और 7 28 और 10 38, 38/2 यानी 19 और -6 और +14, तो 19 और 14 को जोड़ देंगे तो 19 और 10 29 और 4 33, 33 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 27। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 1/2 एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 25, तो 25 - 4 ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, तो 21 और 21 42 का आधा, ये कितना हो जाएगा 21, तो 21 और 4 25 और 10 35 में से 6 जाएगा 29 हो जाएगा 29। यहाँ ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 में से 4 जाएगा 21/2, 21/2 और 21/2 तो पूरा 21 और -6 और +14, तो 21 और 14 कितना हो जाएगा 35 में से 6 घटेगा 29, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 29। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक डिटर्मिनांट का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है डिटर्मिनांट जिसके पहले कॉलम में है 4 11 18, दूसरे कॉलम में है 5 9 7, तीसरे कॉलम में है 9 20 25। इस डिटर्मिनांट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको या तो एक्सपेंड कर देना है या फिर प्रॉपर्टीज लगाना है। प्रॉपर्टीज लगा करके किसी एक रो या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, C1 में C2 को ऐड कर देते हैं, C1 में C2 को ऐड कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 4 + 5 यानी 9, 11 + 9 यानी 20, 18 और 7 यानी 25। कॉलम 2 में कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं तो जैसे है वैसे छोड़ देंगे। कॉलम 3 का एलिमेंट जैसे है वैसे छूट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट सेम हो गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। लिखना होगा बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आप जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0 यदि उसके कोई 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। 37 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब 38 नंबर देखिए, कह रहा इफ A = 7i + 8j - 9k एंड B = 4i - 5j + k, देन फाइंड A क्रॉस B। एग्जामिनेशन का ये लास्ट मोमेंट है, बस सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते रहना है आपको। अलग अलग सवाल के माध्यम से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए ऐसा प्रयास करना है, फिर बीच में आपको समय कम मिलेगा, गैपिंग कम मिलेगा। 1 तारीख को एग्जाम है, फिर 5 को मैथ है। ज़रा ध्यान दीजिए, कह रहा A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो A क्रॉस B के लिए आप निकालते हैं एक डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जिसके पहले रो में होता है I J और K, दूसरे रो में होगा पहले वेक्टर का कंपोनेंट, तो 7 8 और -9। कैलकुलेशन पर थोड़ा अच्छा ध्यान रखना है। फिर है 4 -5 और 1, 4 -5 और 1। अब इसको R1 से एक्सपेंड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा I। अब I वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, तो 8 × 1 क्या हो जाएगा 8। अब बीच में -5 × -9 यानी 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा प्लस, लेकिन बीच में चिन्ह जो माइनस है वो माइनस से रहेगा, तो क्या हो जाएगा 8 - 45। जे का साइन हो गया निगेटिव, तो जे वाले रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 7 एकम 7, बीच में माइनस, 9 चौका 36 माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ के गुना के वाले रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो -35 और -8 चौका 32। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं।
तब ये आपको मिल जाएगा i इंटू 8 में से 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कितना 37 और 8 45 माइनस j इंटू 36 और 7 43 और ये हो जाएगा माइनस 35 और माइनस 32 5 2 7 3 3 6 माइनस 67 के। निश्चित रूप से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेने की ज़रूरत है। तो ये वैल्यू आपका मिल गया A क्रॉस B। थोड़ा एक लाइन और इसको लिख दीजिए माइनस 37i माइनस 43j माइनस 67k। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 सवाल क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि A एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 1 1 1 और B बराबर है 1 2 3 4। आपको निकालना है A गुना B और B गुना A। बस रिवाइज कर लेना है। पहले निकाल लेते हैं हम A गुना B। तो A गुना B बराबर क्या होगा 1 1 1 1 गुना 1 2 3 4। कैसे गुना करने के लिए सिखाए थे? देखिए क्या करेंगे, R1 को C1 से करेंगे तो 1 गुना 1 जोड़ 1 गुना 3। कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है एग्जामिनेशन में, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। 1 इंटू 2, अब पहला रो और दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 2 जोड़ 1 इंटू 4। समझ में आ गया बात? अब क्या करेंगे, सेकेंड रो और पहला कॉलम तो 1 इंटू 1 जोड़ 1 इंटू 3। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 4 4। ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा आपका 3 आ 1 4 4 और 2 6 3 आ 1 4 4 और 2 6। क्लियर है बात? इसी प्रकार से B गुना A बनाइए और मिलाइए आंसर। चलिए मिला बना लिए हैं तो मिलाइए आंसर। B गुना A का मतलब अब पहला हो जाएगा एलिमेंट B। B क्या था आपका 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा A 1 1 1 1। अब B गुना A निकालते हैं तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। पहला रो पहला कॉलम तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब दूसरा रो और पहला कॉलम तो 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 1। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 1। अब क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 2 3 1 और 2 3 4 3 7 4 3 7 यानी 3 3 7 7। सही हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इंटीग्रेशन का सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस सब पोर्शन पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से 3 सवाल 4 सवाल रहेगा तो आप क्या कर लीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए। साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जोड़ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ये साइन स्क्वायर कट जाएगा तो ये वो बच जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा ऊपर में चल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स साइन क्यूब एक्स बटा में हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन एक्स कट गया है तो बचा कितना, ऊपर में बच गया साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जोड़। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स काट दीजिए तो एगो कॉस एक्स बच जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। अब क्या कीजिए, साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स और एगो कॉस और बच जाएगा तो चल जाएगा ऊपर, यानी साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख दीजिए कॉस एक्स गुना कॉस एक्स। इसी प्रकार से कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कोई स्टेप में कमी नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप है। अब देखिए इस कॉस को ऊपर लेके चले जाइए तो 1 बटा कॉस को क्या बोलेंगे सेक एक्स और साइन बटा कॉस को क्या बोलेंगे टेन एक्स।
जोड़ ये साइन एक्स को ऊपर लेके चले जाइए तो कॉसेक एक्स, और कॉस बटा साइन को क्या कहेंगे, कॉट एक्स। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल गया कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक ऑफ एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, और जोड़ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और जोड़ सी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मॉड एक्स। जनरली ये सवाल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है, लेकिन शॉर्ट में ही आप देख लीजिए जिसमें पूछ दे। शॉर्ट आंसर में ये आपको दिया हुआ है एक y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मॉड एक्स। तो पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को सोल्व कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है यानी राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स के पावर 4 बराबर होगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी अगर एक्स स्क्वायर बराबर 0 हुआ तो यहाँ से एक्स बराबर 0 मिल जाएगा, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हुआ तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3 पॉइंट पर काट देगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका -1, 0 और 1। अब क्या करना है, अब इसका ग्राफ खींच देना है। एक ग्राफ हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो y बराबर एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जो अपवार्ड है, और दूसरा है y बराबर मॉड एक्स, तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ भी शेप ग्राफ होगा पॉइंटेड एट ऑरिजिन। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया, ये -1, ये 0 और ये +1। आपको ये एरिया निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है तो जितना एरिया होगा बाई एक्सिस के राइट तरफ उतना ही होगा लेफ्ट तरफ, तो हम एगो एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एरिया निकालेंगे कैसे, तो 2 कर्व से बॉन्ड किया हुआ है, तो ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे का पूरा एरिया मिल जाएगा, और उसके बाद फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया मिल जाएगा। अब ये लाइन क्या है आपका, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये वाला क्या है भाई, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला है y बराबर मॉड एक्स, तो मॉड एक्स वाला 2 लाइन है, इधर लाइन है y बराबर -x और ये लाइन है y बराबर x, ये y बराबर x हो गया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो दुगना कर देंगे। अब क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक ये y जो है y लाइन dx, अब में से घटा देंगे 0 से लेके 1 तक y पैराबोला dx, y पैराबोला dx। ये ध्यान रहे कि ये पूरा में था, दुगना किया गया है, इंटीग्रेशन में शामिल नहीं है वो, तो एरिया बराबर हो जाएगा आपका दुगना। अब देखिए 0 से लेके 1 तक बाई लाइन क्या था x, तो x dx, माइनस 0 से 1 तक बाई पैराबोला क्या है, तो एक्स स्क्वायर dx। बस सिंपल सा रिवाइज कर लेना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा दुगना 0 से 1 x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 1 तक, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ 3, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 1 तक। और ये 2 को हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन के समय में ऐसा नहीं कि 2 एक में गुना हो गया दूसरा में नहीं रहा, इसलिए 2 को एकदम बाहर कर देना है। तो एरिया बराबर होगा दुगुना, यहाँ x के जगह पर रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 माइनस, अब x के जगह पर रख देंगे 0, माइनस x के जगह पर 1, फिर माइनस 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 प्लस x के जगह पर 0, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 1/2 माइनस 1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 2 तिहाई 6, यानी 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/3 वर्ग इकाई, या इसी को कहेंगे स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, वेरीफाई दैट y बराबर e⁻x+1 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0। यानी वेरीफाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं।
तो क्या हो जाएगा रूल, बस थ्योरी ध्यान देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरीफाई करना है, इसका मतलब सॉल्यूशन को उतना ही बार डिफरेंशिएट करना है जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट करने पर यदि यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो वेरीफाइड होगा, और नहीं आता है तो वेरीफाइड नहीं होगा। तो क्या दिया हुआ था देखिए, y बराबर है e के पावर x प्लस 1। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर होगा e के पावर x, और 1 का हो जाएगा 0, और इसको मान लेते हैं 1। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी मिल जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x। अब जो है एक में से 2 को घटा देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो मिल जाएगा आपको, या 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो मिल जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर अब माइनस dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x माइनस e के पावर x, यानी ये हो जाएगा 0। तो मिल जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर 0, और यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन था। ये देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर 0, वही था, वही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा सो दैट द लाइन्स x प्लस 3 बटा माइनस 3 बराबर y माइनस 1 बटा 1 बराबर z माइनस 5 बटा 5 एंड x प्लस 1 बटा माइनस 1 बराबर y माइनस 2 बटा 2 बराबर z माइनस 5 बटा 5 आर कोप्लानर। कहता है साबित कीजिए कि ये दोनों लाइन कोप्लानर है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1, यानी यहाँ x माइनस x1 होना चाहिए, यानी x माइनस 3 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अब यहाँ से जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको लिखते हैं वेक्टर a1, ये लिखते हैं वेक्टर b1, ये होता है वेक्टर a2, और ये होता है वेक्टर b2। तो पहले आप ये चारों वेक्टर को लिख लेना है। क्या लिखेंगे, वेक्टर a1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3i प्लस j प्लस 5k, ये हो जाएगा वेक्टर b1। वेक्टर b1 क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 3i प्लस j अब प्लस 5k। अब यहाँ दूसरा पॉइंट से हो जाएगा वेक्टर a2 और वेक्टर b2। तो वेक्टर a2 क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 हो जाएगा माइनस i प्लस 2j प्लस 5k, और वेक्टर b2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस i प्लस 2j और प्लस 5k। अब आपको देखना है कि वेक्टर कोप्लानर है कि नहीं। तो कोप्लानर तब होगा जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए, 0। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं कि a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए 0। अब रेशियो 0 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 बराबर होना चाहिए 0, यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिसमें पहले रो में लिखते हैं वेक्टर a2 माइनस a1। तो वेक्टर a2 माइनस a1 करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, माइनस i, ये देखिए a2 माइनस a1 माइनस i माइनस माइनस प्लस 3i, यानी ये हो जाएगा 2। उसके बाद 2j अब माइनस j यानी j मतलब 1। अब फिर क्या हो जाएगा देखिए 5k माइनस 5k यानी 0, तो 2 1 0। फिर लिखेंगे वेक्टर a2 का कंपोनेंट, नहीं वेक्टर b1 का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा माइनस 3 1 और 5। फिर लिखेंगे वेक्टर b2 का कंपोनेंट, तो वेक्टर b2 का कंपोनेंट देखिए माइनस 1 2 और 5। उसी तरह से b1 का कंपोनेंट देख लीजिए माइनस 3 1 और 5। वेक्टर b2 का कंपोनेंट कितना हो गया था, माइनस 1 2 और 5। ये अब इसका वैल्यू हम निकाल देते हैं, देख लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है कि नहीं। ये तो यहाँ पर कंसेप्ट हो गया, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो समझ लेंगे कि कोप्लानर है।
अब देखिए निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 5 माइनस 5 दूनी 10 यानी -5, -1 इंटू ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो -15 अब +5, इसका मतलब -10 आई हो गया +10 बराबर क्या हो गया 0। तो चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, लास्ट में लिखना होगा, इसका मतलब हेंस वेक्टर ये लाइन्स आर कोप्लानर, लाइन्स आर कोप्लानर। इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। 2 लाइन दिया हुआ था और आपको साबित करना था कि दोनों लाइन कोप्लानर है। तो दोनों लाइन कोप्लानर कैसे हो जाएगा, जब उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकाल लेते, अच्छा रहता, या यही बात काम कर लेना है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बस थ्योरी यही ध्यान में रखना है कि कोई दो लाइन कोप्लानर है यदि उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6। कहता है फाइंड कीजिए पी ए एंड बी, दूसरा है पी ए एंड नॉट बी, तीसरा है पी ए और बी, चौथा है पी नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिए कि अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए एंड बी का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए एंड नॉट बी का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए और बी का मतलब हो गया पी ए यूनियन बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। सबसे पहले तो आपको ये लिख देना होगा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब सभी सवाल में सभी थ्योरी लगते चल जाएगा। ए एंड पी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पहला हमको निकालना है ए में पी ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए गुना पी बी। अब पी ए का मान दिया हुआ है 0.3 और पी बी का मान दिया हुआ है 0.6, तो 6 तिया 18 यानी 0.18 आंसर हो गया। बी में निकालना था आपका क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तब इंडिपेंडेंट इवेंट का थ्योरी याद रखना है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए गुना कर देंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा पी ए गुना पी बी डैश। अब पी ए हो गया 0.3, पी बी डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी बी, यानी 0.3 गुना 1 माइनस 0. पी है 0.6, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 गुना 0.4 यानी 0.12। सी में क्या निकालना था आपका, सी में है पी ए और बी, ए और बी, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और अगर ए और बी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये सब फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए यूनियन बी बराबर होगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, यानी 1 माइनस पी ए डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी ए। अब पी ए था 0.3 तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। पी बी डैश है तो 1 माइनस पी बी, तो पी बी दिया हुआ है 0.6 यानी 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.28 बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 0.72, 72 8 80 20 0.72। और डी में निकालना था क्या चीज़ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा यानी ये हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी ए डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए,
1 माइनस पी ए और गुना 1 माइनस पी बी, ये सब गुना में है, सब गुना में। तो 1 माइनस पी ए मतलब 0.3 और 1 माइनस पी बी मतलब 0.6। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7, ये हो जाएगा 0.4, तो 0.28 आपका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन 44। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर जल्द ही आपको दूसरा वीडियो देंगे शॉर्ट आंसर के कुछ और क्वेश्चन को। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन को हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए। ऑब्जेक्टिव में आप सवाल बनाते चल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाते चल जाएंगे, तो वहाँ पर भी रिवीजन हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा रिवीजन आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में होगा। तो हम लास्ट में आपको सोच रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी फिर से रिवाइज करा दें। हालांकि अब आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, अब लगातार रिवाइज करने का कारण ढूंढना है, तो जिससे आपको रिवीजन होते रहे वो काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।